हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे प्राचीन साहित्य कला है। इससे पहले मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल को आपको पढ़ा दिया है। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, तो उसको आप ज़रूर वॉच करिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्राचीन साहित्य की कला है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन करा गया है। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि क्षय वृद्धि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को सबसे पहले तो चीज़ आपको याद रखना है कि चित्रसूत्र में आपका यहाँ पर क्षय वृद्धि का मिल जाता है, ये चीज़ याद रखना पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि चित्रसूत्र कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चौथी चीज़ आपको याद रखना है कि जो चित्रसूत्र में जो अध्याय हैं वो कितने अध्याय हैं, यहाँ पर 9 अध्याय हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और 9 अध्याय आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये भी चीज़ याद रखना कि जो 9 अध्याय लिए गए हैं तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो तृतीय खंड है, कौन सा खंड, जो तृतीय खंड है इसमें कौन सा हो जाता है, 35 से लेके 43 तक का जो अध्याय है इसमें चित्रसूत्र नाम का प्रकरण है, उसी में ही आपके कितने अध्याय मिल जाते हैं, 9 अध्याय मिलते हैं। तो 9 अध्याय में से ही आपका जो 5वां नंबर का अध्याय है, यही चीज़ आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे क्षय वृद्धि का वर्णन जो किया गया है कि कौन से नंबर का अध्याय है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं 5वां अध्याय हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो गीत गोविंद के लेखक है वो कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर जयदेव हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केशव दास की बात करते हैं, तो केशव दास को भी बहुत याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप याद करना है कि यहाँ पर कवि प्रिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दूसरा है रसिक प्रिया, इसको भी याद रखना है। तीसरा आपका हो जाएगा नल दमयंती। तो यहाँ पर जो तीनों आपको मैंने बताए हैं इसको तीनों ही याद रखिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे भरत मुनि की बात करते हैं। तो भरत मुनि का तो सभी लोग जानते हैं नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जो कहाँ पर हो जाएगा आपका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ बात करते हैं, अब हम पंडित यशोधर की बात करते हैं, या फिर यशोधर पंडित की बात करते हैं। यशोधर पंडित ने क्या करा था, यहाँ पे कामसूत्र की टीका करी थी। यहाँ पे चौथे नंबर की जो कला है यहाँ पे आलेख्यम, यहाँ पे जय मंगला नाम से टीका करी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि चौर पंचाशिका जो लिखा गया था वो किसके लिए लिखा, मतलब किसने लिखा था, तो बिल्कुल यहाँ पर विरहड़ ने लिखा था। और यहाँ पे कौन सी शताब्दी में, तो शताब्दी भी आप याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 11वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पे नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे नाट्य शास्त्र का जो लेखक है तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बादशाहन, भरत मुनि, भामा या फिर मम्मट, मतलब जो है बट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका भरत मुनि हो जाएगा। भरत मुनि में ही यहाँ पर आपको बता देते हैं कि नाट्य शास्त्र में जो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, यानी कि जो कला शब्द है यहाँ पे यथार्थवादी जो प्रयोग हुआ था, किसमें हुआ था, नाट्य शास्त्र में हुआ था। और नाट्य शास्त्र किसकी है, भरत मुनि की है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये जो भाव है तो उसको भी याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र में आपको 49 भाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। पहले अगर हम भाव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सात्विक की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सात्विक अगर देखने को मिल जाएंगे तो 8 मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संचारी भाव को देखने को मिल जाएंगे तो भी आपको कितने मिल जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 33 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 33 हो जाएंगे। और अगर स्थायी भाव की बात करते हैं, स्थायी भाव की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो स्थायी भाव हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और जो आपके कौन से सात्विक भाव हैं वो भी कितने हैं, हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। और जो यहाँ पर कितने हैं संचारी भाव, तो कभी कभी हो सकता है संचारी भाव की संख्या पूछ ले, हो सकता है कि यहाँ पर व्यभिचारी की वो सॉरी स्थायी भाव की पूछ ले या फिर सात्विक, तो तीनों में से तीनों ही याद रखिएगा, कभी किसी की भी संख्या पूछ सकता है, तो तीनों ही ज़रूर याद रखिएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पर किस काल के ग्रंथों में विध अविध, यहाँ पर विध अवैध और रस और धूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 चित्र हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका जो वर्णन मिलता है वो कौन सी ग्रंथ में मिलता है। तो बताना है आपको कि यहाँ पे उपनिषद काल में मिलता है, कुषाण काल में मिलता है या फिर राजपूत काल में मिलता है। यहाँ पर तो आपको 3 ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, 3 ही ऑप्शन में से बता दीजिए कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो बिल्कुल हो जाएगा तो यहाँ पर उपनिषद में हो जाएगा। तो तीनों ही आपको याद रखना है कि वेद अवेद आपका रस धूलि, ये तीनों मतलब जो है आपके
विद, अविद और रस, धूलि, ये चारों के चारों आप जरूर इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पंडित क्षेमेंद्र, तो क्षेमेंद्र को तो सभी लोग जानते हैं कि किस ग्रंथ में यहाँ पे 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्षेमेंद्र ने है तो कौन सी यहाँ पर 300 कलाओं से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है, तो आपको कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पे बता देते हैं कि किस में मिल जाता है आपका क्षेमेंद्र की कौन सी पुस्तक है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे कला विलास हो जाएगी। कला विलास में आपको बता देते हैं यहाँ पे 64 आपका जनु, मतलब ऐसे तो बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे अगर मैंने पूरा ही करवा दिया है आपको तो आप देख सकते हैं। 64 आपका जनोपयोगी हो जाएगा, आपका 32 आपका पुरुषार्थ हो जाएगा। इसी टाइप से आपको याद रखना, बाकी मैंने आपको वैदिक काल भी करवा रखा है तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं कि कामसूत्र में जो कलाएं पाई जाती हैं वो बिल्कुल 64 पाई जाती हैं। और कामसूत्र किसका है आपका पता ही है कि किसका हो जाएगा, आपका वात्स्यायन का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पर कामसूत्र का अनुवाद किसने किया, तो बताना है क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, यशोधर पंडित, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर तो कामसूत्र का जो अनुवाद किया था, यहाँ पे अनुवाद पूछ रहा है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पर किसने मतलब किसका लिखा हुआ है। तो कामसूत्र का जो अनुवाद किया था वो किसने, मतलब जो अनुवाद किया था वो किसने लिया था, यहाँ पे यशोधर पंडित ने किया था। तो यशोधर पंडित ने किसका किया था, यहाँ पर जयमंगला नाम से टीका करी थी। ठीक है, तो इसको ही यहाँ पर चीज़ पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर जयमंगला हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9 है, यहाँ पे भरत मुनि के रसों की संख्या है। तो यहाँ पे भरत मुनि के रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सभी लोग जानते हैं कि 8 है, 9 है, यहाँ पे 6 है या फिर 10 है। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पे चतुर्सूत्र में रसों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि 9 है। अगर यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र में पूछता है कि रसों की कितनी संख्या मानी है, तब भी आप 9 ही करके आइएगा। अगर यहाँ पे भरत मुनि की रसों की संख्या पूछी जाती है तो आप 8 ही करके आइएगा। चलिए तो यहाँ पर बात करती है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है कि 3 होती है, 7 होती है, 5 होती है या फिर 6 होती हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ललित कलाएं जो होती हैं वो यहाँ पर कितनी कलाएं होती हैं, यहाँ पे 5 कलाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो ललित कलाएं आपको मानी है, तो यहाँ पे ललित कलाओं को जो मतलब यूज़ करा गया है, जो प्रयोग किया था, यहाँ पे हीगल ने बताया था ललित कलाओं का यहाँ पर पूरा बताया था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ललित कला ने यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी कला मानी थी या सबसे ऊंची कला मानी थी, यहाँ पे काव्य कला मानी थी। दूसरी आपकी यहाँ जो है कला मानी है वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे संगीत की मानी है। तीसरे नंबर की जो कला मानी है यहाँ पे चित्रकला है। चौथे नंबर की आपकी मूर्ति हो जाएगी। पाँचवें नंबर की आपकी कौन सी हो जाएगी, स्थापत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर काव्य को इसी उन्होंने इसी में से मतलब छोटा बड़ा इसीलिए करा था क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा वस्तुएं अगर देखने को मिल जाती हैं, ज़्यादा मटेरियल देखने को मिल जाता है, वो उसको निम्न स्थान पर रखा था, और जिसमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो मतलब हीगल ने उच्च स्थान पर रखा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कला की, अगर मान लो बाई चांस कला पूछा जाता है कि कला कितने प्रकार की होती है, तो कला सभी लोग जानते हैं कि 2 ही प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी चारु और दूसरी होती है आपकी कारु। ठीक है, तो चारु आपका कौन सा हो जाएगा, आपकी ललित वो हो जाएगा, चारु आपकी ललित कला हो जाएगी और उपयोगी कला आपकी कारु हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चारू क्या होता है, तो आपको बताना है कि चारू कौन सी कला होती है, तो आपको पता है कि आपकी फाइन आर्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी ललित कला हो जाएगी। और यहाँ पे कारु अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे कारु को आप बता सकते हैं कि कौन सी आपकी उपयोगी कला हो जाएगी। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी कितने प्रकार के हैं ये तो पता ही है कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति, यहाँ पे उक्ति आपको बतानी है कि कलाराम परवरम जो है, यहाँ पर तो नंबर ही लिख गया है चलिए तो यहाँ पे इसको नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे कला नाम परवरम चित्र धर्म कर्मार्थ यहाँ पे मोक्षदम, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये उक्ति किसकी है, यहाँ पर किससे ली गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर जो ली गई है तो बिल्कुल यहाँ पे चित्रसूत्र से ली गई है। और चित्रसूत्र पता ही अभी मैंने बताया था कि कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया है। तो अगर यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर लेखक कौन है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, नारायण मुनि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रसूत्र का याद रखना है, नारायण मुनि याद रखिएगा, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने मुख्य रंग बताए हैं, तो बताइएगा 4, 5, 6, 7। तो आपको बताना है कि कितने हैं। यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे, आपके बिल्कुल 5 हो जाएंगे। अब 5 कौन से हो जाएंगे ये भी बता देते हैं। आपका कौन सा हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा श्वेत हो जाएगा, दूसरा आपका पीत हो जाएगा यानी कि पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा या फिर रक्त बोल सकते हैं, या फिर एक हो गया आपका कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण मतलब काला होता है, और आपका हो जाएगा नील।
तो नील आपका ये मतलब जो है पांचों याद रखिएगा कि विष्णु धन्वंतरि पुराण में मुख्य रंग कितने बताए हैं, तो बिल्कुल 5 बताए हैं। एक आपका श्वेत है, आपका पीत है, एक लाल है, एक कृष्ण है और तीसरा पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका नील हो जाएगा, यानी कि नीला। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या बताइए। तो ये तो बिल्कुल मैंने अभी ही बताया था कि यहाँ पर जो स्थायी भावों की संख्या हो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 49 हो जाएगी। तो 8 आपके कौन से हो जाएंगे, स्थायी भाव हो जाएंगे और 33 आपके संचारी भाव हो जाएंगे और 8 आपके सात्विक भाव हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे आपके 49 हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वास्तु विद्या विशद का विवेचन है। तो यहाँ पे देवता मूर्ति प्रकरण है, रूप मंडन है या फिर अपराजित प्रच्छा है या फिर मानला है। तो यहाँ पे आप मतलब मानला आपकी ये भी गलत लिख गया है। चलिए तो यहाँ पे मानस उल्लास है। तो जल्दी से बताइएगा कि चारों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे वास्तु विद्या का विशद जो विवेचन है वो आपको कहाँ से मिल जाता है, तो यहाँ पे अपराजित प्रच्छा में मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझने से ज़्यादा आपको रटने वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे, तो उसको भी याद रखिएगा। चलो तो यहाँ पे वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि धातु कर्मार के रूप में कौन जाने जाते हैं, विश्वकर्मा, इंद्र, त्वष्ट या फिर सूत्रधार। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका विश्वकर्मा राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी बढ़ते हैं। यहाँ पे कौशे से बता देते हैं, कौशे वस्त्र होते हैं। कौशे मतलब होता है आपका क्या होता है, यहाँ पर जो वस्त्र हैं वो किससे संबंधित है, आपका ऊनी, सूती, यहाँ पे रेशमी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बता देती हूँ कौशे वस्त्र जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि मतलब रेशम से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशमी से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है कि कौशिका जो है, जो आपको कौशे या फिर बोल सकते हैं कौशिका, तो ये एक क्या है, प्राचीन रेशम भारत का एक क्या है, मतलब ये एक जंगली रेशम है, ये बोल सकते हैं क्या है, जंगली रेशम है, ये चीज़ बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो बताइएगा कौन करती है, उपयोगी, यहाँ पे व्यावसायिक या फिर काव्य या फिर संगीत या फिर नाट्य। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे समाज की जो भौतिक मतलब ये है कि यानी कि जो सुख मिलता है, जो हमें व्यक्तिगत सुख मिलता है, वही चीज़ है कि यहाँ पे भौतिक सुख जो भी है, जैसे कोई भी चीज़ होता है बड़ा ही होता है, अगर कोई चीज़ बनाता है तो उससे हमें कोई भी चीज़ बनाता है, कोई भी कारीगर होता है, कोई भी चीज़ बनाता है, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका कोई भी हो सामान, कोई भी चीज़ हो, अगर हमें भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो बिल्कुल हमारी उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा आता है, उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि उपयोगी कला चारु या कारू के रूप में आती है, बताइएगा किस में आती है, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रस सिद्धांत पूछ रहा है। तो कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे रस निष्पत्ति का सिद्धांत भी पूछ ले, तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। हो सकता है कि आपका क्या पूछते हैं, रस निष्पत्ति का भी सिद्धांत पूछ सकता है, तो दोनों ही याद रखिएगा। तो यहाँ पे रस सिद्धांत और रस निष्पत्ति दोनों याद रखिएगा। बाकी किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कहाँ पर मिल जाएगा, नाट्य शास्त्र में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे किसका है नाट्य शास्त्र, तो बिल्कुल आपका भरत मुनि का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, कलाओं में चित्रकला में सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है। तो बताना है अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण या फिर गरुड़ पुराण। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किसमें जो चित्रकला का सर्वोच्च स्थान दिया है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चित्रकला में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान दिया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया था। और यहाँ पे 6 वृद्धि वाला भी याद रखिएगा कि 6 वृद्धि का आपका जो 5वें नंबर का जो अध्याय है, वही चीज़ आपका कहाँ में मिलता है, आपका चित्र सूत्र में मिलता है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो बताइएगा कि यहाँ पर कौन अन्य 3 से भिन्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे है चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि चित्र हमारा किस में आता है, आपने पढ़ा होगा दृश्य और श्रव्य। यहाँ पे पढ़ा क्या होगा, दृश्य कला पढ़ी होगी और यहाँ पर श्रव्य कला पढ़ी होगी। तो आपको बता देते हैं जो दृश्य कला होती है वो आपको चित्र में आ जाता है, मूर्ति में आ जाता है और नृत्य आपका दृश्य में आ जाता है। लेकिन हमारा जो संगीत है वो किस में आएगा, आपका श्रव्य कला में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर संगीत यहाँ पर आपको अलग दिखाई देगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला है। तो यहाँ पे प्लास्टिक कला को बता देते हैं। प्लास्टिक कला क्या होती है कि जब कोई हम पदार्थ लेते हैं, मतलब जब कोई पदार्थ होते हैं उससे हम कोई भी नया रूप बना देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है,
हमारा प्लास्टिक आर्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सामग्री है, मूर्तिकला में भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे चित्रकला में भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें संगीत में यहाँ पर अब मतलब संगीत में यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संगीत राइट आंसर हो जाएगा। वास्तुकला में भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें नया रूप मतलब बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि कला का सर्व यहाँ पर याद कर रहा है। देखो ये चीज़ दोनों चीज़ अलग हैं, हमेशा याद रखना। दिया कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। अगर यहाँ पर शब्द सिर्फ शब्द की बात कही गई है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में। अगर यहाँ पर पूछता है कि कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है यथार्थवादी, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर? नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो दोनों चीज़ अलग अलग है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे उपयोगी कला का संबंध है। तो बताइएगा कि उपयोगी कला यहाँ पर मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत या फिर आभूषण। देखो उपयोगी कला क्या होती है? देखो मूर्ति कला हमारी कोई उपयोगी कला नहीं है क्योंकि हम उसे उपयोग में नहीं लाते हैं। वास्तुकला नहीं है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ ये है कि हम मतलब देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संगीत से भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आभूषण से है। तो आभूषण हमारा क्या हो जाएगा? उपयोगी है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर तो पहले तो यही रचनाकार ही मिल गए हैं। तो यहाँ पे पाणिनि द्वारा रचित है, यहाँ पे अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? तो यहाँ पर आपको पता है कि शिल्प का जो प्रयोग करा है वो किन कलाओं के लिए प्रयोग करा है? तो ललित कला, चित्रकला, उपयोगी कला, ललित कला। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि शिल्प कला होती क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं। देखो शिल्प कला जो होती है वो हमारी क्या होती है कि जो मतलब जो कौशल होता है यानी कुशलता होता है, उसे ही हम शिल्प कला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ललित कला और उपयोगी कला दोनों के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। पाली भाषा में रचित यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो पाली भाषा में रचित कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। तो यहाँ पे उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर दिए हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि इनका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर विनय पिटक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। बाकी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि जो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ के जो ग्रंथ हैं वो यहाँ पे 3, तो जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं। तो कौन से हो जाएंगे आपके? एक विनय पिटक हो जाएगा, सुत्त पिटक, या तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो 3 मूल ग्रंथ हैं वो कौन से हो जाएंगे? आपको याद रखना, इसको भी याद रखना। एक मिनट में शुरू से ही लिख देती हूँ। चलिए तो यहाँ पे बताना है आपको। एक तो दूसरा पहला हो जाएगा आपका विनय पिटक हो जाएगा और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा। सुत्त, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। चलिए यहाँ पे सुत्त पिटक हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? अधिधम। ठीक है, अधिधम। चलिए तो यहाँ पे तीनों हो गए, तीनों ही याद रखिएगा, बाकी तो विनय पिटक दिया ही है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए 26 है, जय मंगला के लेखक कौन है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जय मंगला है तो जय मंगला कहाँ से लिया गया है? कामसूत्र से लिया गया है। कामसूत्र की टीका करी है। 4 नंबर की जो अध्याय है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपका जय मंगला से यशोधर पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या किसने करी है? यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर व्याख्या करी है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पढ़ते हैं। 27 भी बहुत ही ज़्यादा आसान आ गया है। यहाँ पे बादशाहन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 65, 44 या फिर 25 या फिर 64। तो सभी लोग जानते हैं कि बादशाहन के जो कामसूत्र में जो कलाओं का उल्लेख किया गया है तो बिल्कुल यहाँ पर 64 कलाओं का यहाँ पर उल्लेख आपको मिल जाता है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो सभी लोग जानते हैं कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर नग्नजीत हो जाएगा, या फिर हम भी मतलब नाम भी आ सकता है यहाँ पे राजा भयजीत। तो यहाँ पर दोनों ही याद रखिएगा। यहाँ पे चित्रलक्षण है, यहाँ पे राजा भयजीत इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर हम इसके समय की बात करते हैं तो समय आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 600 से 200 ईसा पूर्व यहाँ पर इसका समय हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं, 9वीं, 7वीं या फिर 11वीं? तो सभी लोग जानते हैं कि सम्रांगण सूत्रधार है, तो यहाँ पर जो कौन सी शताब्दी का हो जाएगा? यहाँ पर 11वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर यहाँ पर समय की बात करते हैं तो यहाँ पर एक
मतलब यहाँ पे जो अनुमान के सूत्र लगाते हैं एकदम करेक्ट तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने ग्रंथ होते हैं, तो यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। 1005 से लेकर 1054 तक आपका हो जाएगा, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, 11वीं शताब्दी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सम्रांगण सूत्रधार के, यहाँ पे जो लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर राजा भोज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, यहाँ पर राजा भोज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 30 है, राजकुमार, जो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने किया है। तो यहाँ पर पता है कि चित्रलेखा, उषा या फिर दोनों ही हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि राजकुमार जो अनिरुद्ध का चित्र किया था महाभारत में, यहाँ पर किसने किया है, यहाँ पर चित्रलेखा ने किया है महाभारत के अनुसार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं। ये तो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर जो अध्याय है चित्रसूत्र, तो चित्रसूत्र आपको कहाँ से लिया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। और यहाँ पर जो अध्याय है वो कितने अध्याय, यहाँ पर 9 अध्याय हैं। और 9 अध्याय आपको कहाँ से मिलते हैं, 35 से लेकर 43 तक का जो अध्याय है यहाँ पर चित्रसूत्र नाम का प्रकरण है, यहीं पर आपको 9 अध्याय देखने को मिलते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 की तरफ बढ़ते हैं। चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है बताना है, गरुड़ पुराण, यहाँ पे पद्म पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या फिर भगवत पुराण। तो बिल्कुल ये भी मैंने बिल्कुल अभी बताया है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है, तो आपको बताना है 7, 8, 10, 9। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे नाट्यशास्त्र में जो मतलब रसों का प्रयोग करा गया है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भाव, तो भाव भी अच्छी तरह से याद करना, अगर बाई चांस किसी ने नहीं याद करे हैं तो याद करना। 49 भाव हैं आपके, और यहाँ पे आपके 8 स्थायी हो जाएंगे, 33 मतलब 8 आपके स्थायी हो जाएंगे, 33 आपके संचारी हो जाएंगे और 8 आपके सात्विक हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब तीनों ही याद रखिएगा, टोटल आपके हो जाएंगे 49। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो बताइएगा कि यहाँ पे 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि कला मुख्यतः कितने प्रकारों से विभाजित हुई है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार से हुई है। तो 2 प्रकार कौन सी हुई है, तो जल्दी से बताइएगा। एक कौन सी है आपकी चारू है, दूसरी आपकी कारू है। जो चारू है वो आपकी किस में आ जाएगी, आपकी ललित कला में आ जाएगी, ठीक है। जो चारू है आपकी किस में आ जाएगी, ललित कला में आ जाएगी। और ललित कला के अंतर्गत कौन कौन से आता है आपका, मतलब कोई भी चीज़ होता है जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, काव्य संगीत, ये चीज़ आपकी फाइन आर्ट में आ जाएगी। अगर उपयोगी कला है, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो उपयोगी कला है, ठीक है, कारू, ठीक है, तो उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। तो उपयोगी कला में जितना भी चीज़ है आपका यूज़ में होती है, यानी कि जो भौतिक सुख देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा, वस्त्र हो जाएंगे, और जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, जो मतलब जितना भी है वो सब आपका किस में आ जाएगा, उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ललित कला कितने प्रकार की होती है, 8, 2 या फिर 5 प्रकार या फिर 3 प्रकार। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे ललित कला होती है वो कितने प्रकार से होती है, 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो सबसे उच्च कला मानी है, तो यहाँ पर बताया ही था कि हीगल ने यहाँ पे 5 कलाओं का मतलब जो 5 प्रकार की कला का यहाँ पे बताया है। पहले नंबर की जो कला है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आपकी संगीत हो जाएगी, ठीक है। जो दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, निम्न कला की बात करते हैं, इससे जो दूसरे नंबर पर है वो कौन सी हो जाए, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उच्च कला है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, काव्य हो जाएगी। अगर हम इससे निम्न की बात करते हैं तो यहाँ पर संगीत हो जाएगा। अगर हम इससे भी नीचे की बात करते हैं तो आपकी चित्रकला हो जाएगी। इससे भी निम्न की बात करते हैं तो आपको कौन सा हो जाएगा, आपकी मूर्ति हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा निम्न की कला है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी वास्तुकला हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ती है। काव्य एक ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी आपको किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो तो यहाँ पे बस बात करते हैं, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन अस्तित्व रखता है, भारत, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। ये तो नाम देख के ही लग रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो सभी लोग अभी को मैंने बताया था कि कला शब्द का अगर यहाँ पे प्रयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे ऋग्वेद में हुआ है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग कहाँ हुआ है, कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, मतलब यथार्थवादी जो प्रयोग की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ओनली शब्द की बात कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बता देते हैं, बिल्कुल आपका ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। भवजीत मतलब भावजीत है, ठीक है, यहाँ पे भयजीत है, भवजीत लिख दिया है। चलिए यहाँ पे है भयजीत है, भयजीत को तो सब लोग जानते हैं ना, भयजीत, नग्नजीत, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा, कि नग्न आत्माओं को हराने के कारण, यहाँ पे ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, या फिर ब्रह्मांड
पुत्र को जिंदा करने का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो मतलब भयजीत हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, नग्न आत्माओं को हराने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था, मतलब जो प्रेत आत्मा होती है ना, प्रेत पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उनका नाम क्या पड़ गया था, नग्नजीत पड़ गया था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। ललित विस्तार है, यहाँ पर पंचतंत्र है, चित्रसूत्र, यहाँ पर कामसूत्र। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कौन सा है कि संपूर्ण जो बौद्ध मतलब बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, ललित विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी इसका जो दूसरा नाम है तो ये भी याद रखिएगा, महाव्यूह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। चलो तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं। तो बताइएगा कि कितने भेद बताए हैं, 3, 1, 2, 4। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो चित्र के भेद बताए हैं वो बिल्कुल कितने बताए हैं, यहाँ पर 4 बताए हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कौन कौन से बताए हैं तो ये भी बता देते हैं कौन कौन से हो जाएगा। एक आपका पहला हो जाएगा सत्य, बस इतना ही याद रखना, सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। ठीक है, सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा चारों। ठीक है, तो आपका सत्य है जो आपका यथार्थवादी, ये तो चीज़ मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अगर बाई चांस किसी को वैदिक काल समझ में नहीं आता है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर मानसोल्लास में चित्र में कितने भेद बताए हैं, 2, 5, 4, 6। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि मानसोल्लास में जो भेद बताए हैं यानी कि चित्र के कितने भेद बताए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और कौन कौन से हो जाएंगे, विध हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, अविध हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, रस, और कौन सा हो जाएगा आपका धूली, और एक लास्ट आपका कौन सा है, आपका भाव। ठीक है, तो चारों ही याद रखिएगा, विद, अविद, रस, धूली, भाव। तो यहाँ पे 5 हैं, तो पांचों को याद रखिएगा, मानसोल्लास। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा मानसोल्लास किसका है, यानी कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये बात करते हैं यहाँ पर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर निम्नलिखित दार्शनिक कार्यक्रम में चयनित कीजिए। पाणिनि, वत्स्यायन, कालिदास, भास। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो पहले बता देते हैं कि यहाँ पे जो पाणिनि है, यहाँ पे पाणिनि का जो समय है वो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर चलो इसकी बताते हैं। पाणिनि आपका हो जाएगा मतलब जो समय है 5वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भास की, ठीक है, अगर हम भास की बात करते हैं तो भास कितना हो जाएगा आपका, यहाँ मतलब जो भास का समय है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मतलब कि भास का, एक मिनट एग्जैक्ट पूरा सही से नहीं पता है इसलिए भास का नहीं बताऊंगी यहाँ पर जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पाणिनि का बताती हूँ कि पाणिनि का जो समय है यहाँ पे 5वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि का आपका 5वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास का आपका 1ली शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 1ली शताब्दी से आपका 3री शताब्दी हो जाएगा। अगर यहाँ पर वात्स्यायन की बात करते हैं तो वात्स्यायन का यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, 6ठी शताब्दी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपका हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर निम्नलिखित को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है कि ये तो सभी लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा आसान है, तो जल्दी से सुमेलित करिए। यहाँ पे कोडिंग भी बताइएगा। तो यहाँ पे पहले 10 कुमार चरित्र की बात करते हैं। तो 10 कुमार चरित्र किसका है, यहाँ पे आचार्य दंडी। एक मिनट यहाँ पर, चलिए हाँ अब ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 10 कुमार चरित्र है तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, आपका आचार्य दंडी का हो जाएगा। यहाँ पे शिल्प सूत्र है तो शिल्प सूत्र आपका भुवन देव। ठीक है, ये हो जाएगा। तिलक मंजरी तो सब लोग जानते हैं यहाँ पे धनपाल का, और यहाँ पे श्रृंगार शतक है तो यहाँ पे किसका, भर्तृहरि। ये तो चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ही याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों की उनको रचना से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो रचना है तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो इसको भी बताइएगा। तो पहले हम बात करते हैं रसराज की बात करते हैं। तो रसराज आपका कौन सा हो जाए, मतलब पहले बात करते हैं रसराज। तो रसराज किसका हो जाएगा, आपका मतीराम। ठीक है, रसमंजरी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, भानुदत्त हो जाएगा। रसिक प्रिया की अगर हम बात करते हैं तो रसिक प्रिया कौन सा हो जाएगा, तो ये सभी लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल अभी मैंने बताया भी था कौन सा हो जाएगा आपका, केशव दास। अगर हम बात करते हैं प्रबंध कोश भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये किसका हो जाएगा, राजशेखर का। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन चारों हो गए हैं, इसको याद रखिएगा सारे स्टूडेंट।
चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को कालक्रम से चयनित कीजिए। यहाँ पे कादम्बरी, अभिनव भारती, व्रत संहिता, पंच, यहाँ पे जो जितने भी दिए हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि व्रत संहिता, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो चीज़ आपको बता देते हैं। कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं व्रत संहिता का जो समय है वो कौन सा हो जाएगा आपका? 6वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। कादम्बरी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका? 7वीं हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बोलते बोलते गले में खराश भी हो गई है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं अभिनव भारती। तो अभिनव भारती का कौन सा हो जाएगा आपका? मतलब गुप्त कालीन का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पंचदशी एक लास्ट रह गया है, ये आपका 13वीं से 14वीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो लास्ट वाला तो वहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु अवतारों की यहाँ पे है विष्णु अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जितने भी विष्णु के अवतार हैं वो जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे विष्णु के अवतार हैं, तो यहाँ पे बाकी मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह है। यही चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन सी राइट दिख रहा होगा। इसके अलावा मतलब नरसिंह के अलावा यहाँ पर कौन कौन से हैं इसको भी बताइएगा। तो नरसिंह के अलावा कौन सा हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा वामन हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा? परशुराम हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर राम हो जाएंगे, और आपका कृष्ण हो जाएगा, और बुद्ध आपका, और एक लास्ट आपका कल्कि, ठीक है। कभी लास्ट वाला पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं कि कल्कि हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, एक मिनट इसको सही कर दूं। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे सिर्फ वास्तुकला के बारे में ही बताया है, तो वो कौन सी ऐसी बुक है? तो यहाँ पे बता देते हैं कि कौन सी हो जाएगी आपकी? विश्वकर्मिया शिल्प हो जाएगी। यहाँ पर ये जो बुक आपको दिख रही है ये विश्व का सबसे पहला तकनीक वाला, मतलब जो तकनीक ग्रंथ वाला जो बुक आपको ग्रंथ दिखाई देती है वो कौन सी हो जाएगी? विश्वकर्मिया शिल्प ही यहाँ पर उनको माना है। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, तो यहाँ पर कौन सा सही कालक्रम में बताना है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसका बता देते हैं कि पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात करते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 6वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अष्टाध्यायी की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका 6वीं से आपका कौन सा हो जाएगा? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ये। और यहाँ पर बात करते हैं किसकी? कौन सा रह गया? हर्षचरित रह गया। तो हर्षचरित कितना हो जाएगा आपका? 7वीं हो जाएगा, और कल्पसूत्र ही आपका हो जाएगा 375 आपका ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका कल्पसूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट है वो कल्पसूत्र पहला आपका अष्टाध्यायी वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि नीचे कथन दिए हैं यहाँ पे जिनमें से एक का वितरण। पहला कह रहा है कि यहाँ पे कहा गया है तथा दूसरों को तर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। पहला अभिकथन है, नाट्यशास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे कला विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए और आर दोनों ही ठीक हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पर 50 बताइएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों का सही कारण। फिर से यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा क्या क्या समय किसका पीरियड है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं, यहाँ पे फिर से बता देते हैं, देखो सबका पीरियड जरूर याद रख लेना। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कादम्बरी। तो कादम्बरी का जो पहले है, तो पहले ऑप्शन बता देते हैं तो उसी को आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कामसूत्र की बात करते हैं। तो कामसूत्र का जो समय है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे 600 से 200 ईसा पूर्व का समय हो जाएगा, जो किसकी पुस्तक है? यहाँ पे बादशाहन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम की। अगर हम बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम कौन सा हो जाएगा? आपका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से कौन सा हो जाएगा? आपका मतलब प्रथम शताब्दी से कौन सा हो जाएगा? आपका 4वीं शताब्दी आपका हो जाएगा। ये किसका है? आपका कालिदास का है। कादम्बरी की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका 7वीं शताब्दी ईसा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा बचा यहाँ पे अभिनव भारती। अभिनव भारती आपका कौन सा हो जाएगा? मतलब 950 से लेकर आपका
1020। तो मतलब ये भी जो समय है तो समय आप ज़रूर 2 शताब्दी सब याद रखना, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है कि पूरा फुल डिटेल्स में याद रखिए, कि शताब्दी याद रख लीजिए और या फिर ईसा पूर्व कौन-कौन से समय में इसका क्या पीरियड है, ठीक है? बस आप सीक्वेंस में आराम से लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यहाँ पे सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं, तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर राजा भोज हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं राजा भोज का, यहाँ मतलब सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है? तो सम्रांगण सूत्रधार का राजा भोज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा? रासमाला हो जाएगा। राजतरंगिणी किसका है? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछ लिया है मैंने, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। यहाँ पे गीत गोविंद, तो यहाँ पे गीत गोविंद के लेखक हैं, तो बताइएगा कि गीत गोविंद के जो लेखक हैं वाल्मीकि, भानुदत्त, बिलहड़, यहाँ पे जयदेव। तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जयदेव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे वास्तु विद्या और सृजन के देवता है, तो सभी लोग जानते हैं कि वास्तु विद्या और सृजन के देवता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे विश्वकर्मा राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्य के। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्मा के 4 मुख के किसके प्रतीक हो जाएंगे? यहाँ पे 4 वेदों के हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यहाँ पे चित्रगुप्त का सब, एक मिनट, यहाँ पे चित्र क्या हो जाता है कभी कभी डांस करने लगता है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है। यहाँ पे चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पे जो चित्रसूत्र का सर्वप्रथम, अगर हम अनुवाद की बात करते हैं, जो सर्वप्रथम अनुवाद किया था वो किसने किया था? यहाँ पर स्टेला क्रैमरिश ने किया था। किसने किया था? स्टेला क्रैमरिश ने किया था। जल्दी सारे स्टूडेंट बताइएगा कि बाद में किसने किया था, इसके बाद यहाँ पर जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाद में किया था आनंद कुमार स्वामी ने किया था। पहले किसने किया था? यहाँ पे स्टेला क्रैमरिश ने किया था, बाद में आनंद कुमार स्वामी। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है यहाँ पे प्रसिद्ध महाकाव्य जो कामायनी के लेखक हैं, तो बताइएगा कि कौन है? गोपाल पाल नेपाली है, आचार्य शिवपूजन सहाय है, हरिवंश राय बच्चन है, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो कामायनी है, कामायनी दो कभी कभी हो सकता है कि हिंदी के जितने भी ग्रंथ हैं उससे भी ले लिए जाते हैं, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, तो यहाँ पे इन्होंने सौंदर्य शास्त्रवादी जो है दार्शनिक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने भी यहाँ पे कला की परिभाषा दी है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, रामायण के रचयिता है, तो बताइएगा रामायण के रचयिता कौन है? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो रामायण के रचयिता है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल महर्षि वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो बताइएगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पौराणिक रूप से जो यहाँ पे प्रथम चित्रकार माना गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रह्मा को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है यहाँ पे भागवत पुराण इनकी कहानी है, तो बताइएगा बुद्ध, जैन, तीर्थंकर, कृष्ण, शिव। तो यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, सब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं, तो इसको सी याद करना, ठीक है? तो यहाँ पे भागवत पुराण की कहानी है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसकी हो जाएगी? यहाँ पर कृष्ण की हो जाएगी, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पर मतलब जो देवी दुर्गा महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? तो आपको ग्रंथ बताना है कि कौन से में मिलता है। यहाँ पे मार्कंडेय पुराण है, गीत गोविंद है, विष्णु पुराण है, या फिर स्कंद पुराण है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो महिषासुर मर्दनी की जो प्रतिमा का लक्षण का वर्णन हमें जो मिलता है, कौन सा प्रमुख ग्रंथ है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? मार्कंडेय पुराण हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों के लेखक के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन कौन किसके साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे पहले हम नग्नजीत की बात करते हैं। तो नग्नजीत का कौन सा हो जाएगा? आपका चित्रसूत्र हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जयदेव का हो जाएगा, तो जयदेव आप लोग सब लोग जानते हैं, तो जयदेव का कौन सा हो जाएगा? आपका गीत गोविंद हो जाएगा। बादशाहन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो सब लोग कौन से हैं? कामसूत्र हो जाएगा। 12 मिहिर एक लास्ट बचा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका व्रत संहिता हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है यहाँ पर भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम का अनुक्रम बताइएगा। तो यहाँ पे कामसूत्र, विष्णुधर्मोत्तर पुराण है, कादम्बरी है, जयमंगला है, तो आपको इसी सीक्वेंस में आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पे भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम अनुक्रम बताइए। कामसूत्र, यही चीज़ है, आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर इसका मैंने सबका टाइम पीरियड बता दिया है, तो इसको चेक करके सबको लगाइएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सीक्वेंस वाली जितनी भी शताब्दी है उसको ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि सीक्वेंस में लगाने को आए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथ जो रस गंगाधर के लेखक कौन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे अभिनव गुप्त है, पंडित राज जगन्नाथ है, अनंत वर्धन है या फिर विष्णु शर्मा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल पंडित राज जगन्नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि अभिनव गुप्त, यहाँ पर ऑप्शन है, आपको बताना है कि अभिनव गुप्त में की रचना किसने करी है। तो आपको बताना है ध्वन्यलोक लोचन ने करी है, अभिनव काव्य है या फिर अभिनव भारती है या फिर अभिनव चित्र है। तो सभी लोग जानते हैं कि अभिनव गुप्त की जो रचना करी है वो किसने करी है, यहाँ पे अभिनव भारती ने करी है। तो जल्दी से बताइएगा कि ध्वन्यलोक लोचन किसका है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा, षडंग, वास्तुशास्त्र, योग सूत्र या फिर नाट्य शास्त्र। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे भरत मुनि का, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं भरत मुनि का कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नाट्य शास्त्र हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, भारतीय ग्रंथ जो व्रत संहिता के रचयिता, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते एग्जाम में पूछा जाता है कि व्रत संहिता के रचयिता कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो व्रत संहिता के जो रचयिता है वो कौन से हो जाएंगे, आपके 12 मीर हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, यहाँ पर भी मतलब ऑप्शन है ही नहीं तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं। यहाँ पे वैसे 3 ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पे बताना है आपको, चित्रकला के समस्त कलाओं को सर्वोच्च स्थान जो दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, वो कौन सा दिया गया है, मतलब किस में दिया गया है। आपको बताना है कि कथा सरित सागर है, चित्रसूत्र है या फिर हर्षचरित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो कहाँ से लिया गया है, आपका चित्रसूत्र से लिया गया है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए तो यहाँ पे वैसे तो आप लोग वैसे जानते हैं, आप लोग ब्रिलियंट हैं। चलिए तो यहाँ पे किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र या फिर कल्पसूत्र। तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कामसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यहाँ पर कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है, पाल शैली, राजस्थानी, जैन शैली, पहाड़ी शैली। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे ग्रंथ पढ़ा होगा, ग्रंथों के चित्रण पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कामसूत्र का जो चित्रण का जो ग्रंथों का चित्रण करा गया है वो किस में करा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पर जैन शैली में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पर बादशाहन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, क्योंकि इसीलिए रिपीट होते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यही चीज़ बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये सारे के जितने भी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाट्य शास्त्र, चित्रसूत्र है, कामसूत्र या फिर चित्र लक्षण है। तो सभी लोग बिल्कुल जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कामसूत्र इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से ललित कला नहीं है। तो ललित कला आप लोग जानते हैं, ललित कला क्या होती है, यहाँ पर आपका फाइन आर्ट से संबंधित होता है। तो यहाँ पे आपका बताना है कि ललित कला में किससे संबंधित नहीं है। तो बताइएगा, प्रिंट मेकिंग है, मूर्ति कला, चित्रकला या फिर आपका सिनेमेटोग्राफी है। तो यहाँ पे सिनेमा से ही लग रहा होगा कि आपका सिनेमेटोग्राफी है। तो ये आपका किससे हो जाएगा, आपका चलचित्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूवी से संबंधित हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किससे बात करते हैं, 73 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर लाल और पीला है या फिर यहाँ पे लाल, पीला और काला है या फिर 4 हैं। आपको बताना है 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो बताना है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो कलर मुख्य रंग माने हैं, यहाँ पर कितने माने हैं, तो यहाँ पर 5 रंग माने हैं। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पर हितोपदेश। ठीक है, हितोपदेश है। तो पुस्तक के लेखक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो हितोपदेश के जो लेखक हैं, यहाँ पे राजा धवलचंद। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ही आपका गलत है, लेकिन हितोपदेश के जो लेखक हैं आपको बता देते हैं, नारायण पंडित हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, आपके नारायण पंडित। तो इसको याद रखिएगा, आपको बाकी इसको कट कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पर स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखा। तो बताइएगा, स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखा, देवदत्त, शूद्रक, वाना या फिर विशाख दत्त। तो बिल्कुल यहाँ पर बता देते हैं कि जो स्वप्न वासना दत्ता है वो किसने लिखा है, यहाँ पर वाना ने लिखा है। तो यहाँ पर इनको भास के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
ठीक है। तो ये एक क्या थे, एक महाकवि भास क्या है, एक प्रसिद्ध संस्कृत के मतलब वो थे, क्या थे, एक मतलब कवि थे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, भास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि यहाँ पे महाभारत महाकाव्य के द्वारा लिखा गया है। जो महाभारत है महाकाव्य वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तकों में रसों का वर्णन किया है, शिल्पशास्त्र, रामायण, चित्रलक्षण या फिर नाट्यशास्त्र। तो सभी लोग जानते हैं कि भरत मुनि का कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं राइट आंसर नाट्यशास्त्र हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पर एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। देखो यहाँ पर जो एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनना है, जो 3 उत्तर आपको दिए हैं वो लगभग एक से ही संबंधित हैं, बाकी इसमें एक जो है यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं, कलाओं में परस्पर टकराव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बी ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी कलाएं जड़ होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट यही वाला राइट होगा। बीच अंतर संबंध है, यही चीज़ मतलब किसके बीच है, ये चीज़ इसमें नहीं बताया है कि कलाओं के बीच अंतर संबंध है, तो किसके बीच मतलब किसी के बीच में तो हो सकता है। तो यहाँ पे कलाओं के बीच अंतर संबंध, यही चीज़ आपका अलग हो जाएगा, अर्थपूर्ण है। चलिए तो यहाँ पे है 79 है। यहाँ पे इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है, तो बताना है रंग, शैली, रेखा, संरचना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा तत्व जो ऐसा है जो समस्त शैली कलाओं में रहता है। देखो अगर यहाँ पर फाइन आर्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ललित कला क्या होता है हमारा, किससे होता है, आपका फाइन आर्ट से संबंधित है। अगर फाइन आर्ट में यहाँ पर रंग हो तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, शैली अगर होना बहुत ज़रूरत है। शैली मतलब आपका क्या होता है, स्टाइल। ठीक है, यानी कि उसका तरीका। ठीक है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, तो शैली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है चाक्षुष। देखो यहाँ पे चाक्षुष से मतलब है, यहाँ पे चाक्षुष क्या होता है हमारा, मतलब नेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, चाक्षुष मतलब क्या होता है हमारा, नेत्र। तो यहाँ पे चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर कौन सी कला आ जाती है आपका नेत्र से संबंधित, तो बिल्कुल आपकी चित्रकला आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है कि कौन सी कला है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपका चित्रकला। क्योंकि कविता होती है उसमें हमें कान चाहिए, यानी कि सुनने के लिए। संगीत भी, ये भी चाहिए। साहित्य हमारी कोई कला नहीं है। चलिए तो यहाँ पे है 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, यहाँ पे ललित कलाओं को पूरी संख्या कितनी है। ललित कलाओं की जो पूरी संख्या है 7 है, 64 है, 5 है, 12 है। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ललित कलाओं की जो पूरी संख्या है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कौन कौन सी है, संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और पाँचवीं स्थापत्य हो जाएगी। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पे विधा, उपविधा, साधना, शाखा। तो बताइएगा कि किसने मतलब कला को वैदिक काल में ज्ञान की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे किसके रूप में यहाँ पे मतलब जो स्वीकार किया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका उपविधा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पे कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, अंग्रेजी भाषा के शब्द आर्ट से, संस्कृत भाषा के शब्द कल से, या फिर राजस्थानी भाषा के कल शब्द से, या फिर लोक प्रचलित शब्द कलयुग से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि तो आप सब लोग जानते हैं कि कौन सी, संस्कृत भाषा शब्द कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, आपको प्रेरित करना। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, प्रेरित करना इसका हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कल का अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 है। तो 84 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोमेश्वर द्वारा यहाँ पे रचित ग्रंथ आपको बताना है। सम्रांगण, सूत्रधार, मानसोल्लास, या फिर मालविकनिग्नि मित्र है, या फिर स्वप्न वासना दाता है। ये चीज़ स्वप्न दाता ये वाला आया था, जो जल्दी से बताइएगा इसका राइट मतलब कि कौन है, किसने लिखा है मतलब ये ग्रंथ, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं सम्रांगण सूत्रधार। तो सम्रांगण सूत्रधार वो यहाँ पे बात करते हैं सोमेश्वर। तो सोमेश्वर का कौन सा हो जाएगा आपका, मानसोल्लास। तो मानसोल्लास को हम किस नाम से भी जानते हैं, अभिलाषितार्थ चिंतामणि। ठीक है, अभिलाषितार्थ बड़ा लंबा नाम हो जाता है इसका, है ना। ठीक है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि तो किसको नाम से जानते हैं, यहाँ पर मानसोल्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बस आपके देखो क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, बस थोड़ी से ही और क्वेश्चन रह गए हैं।
तो यहाँ पे दृश्य कला, बस ये आप क्वेश्चन पूरे कर लेंगे तो बस ये है कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ कि हमने पूरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लिया। ठीक है, तो दृश्य कलाओं का सही जो समूह है, चित्र मूर्ति संगीत है, चित्र मूर्ति वास्तु है, कविता चित्र मूर्ति है, यहाँ पे मूर्ति कविता वास्तु है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दृश्य कलाओं का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, आपका चित्र मूर्ति और वास्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर 86 दे रहा है, यहाँ पर एक मिनट इसका साइज ठीक कर लूँ। अब ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है, 16, 36, 64, 72। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कि मतलब क्या कहते हैं प्रबंध कोश में, तो यहाँ पर कितने कलाओं का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर बिल्कुल 72 यानी कि 72 कलाओं का उल्लेख आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पे श्रृंगार शतक, जो श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, भरत मुनि है, भारवी हैं, भर्तृहरि हैं या फिर भानुदत्त हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि श्रृंगार शतक नामक जो ग्रंथ के रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे, आपके भर्तृहरि हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका भर्तृहरि राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है, तो 89 फिर से सुमेलित करने को आ गया है, तो आपको बताना है यहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सभी उसको याद रखिएगा पहली चीज़। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सुमेलित, पहले हम विशाखा दत्त की बात करते हैं। तो विशाखा दत्त जो है, विशाख दत्त किसका हो जाएगा, आपका मुद्रा राक्षस। शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र किससे संबंधित है, आपका मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम। यहाँ पे कालिदास है, तो कालिदास को भी सभी लोग जानते हैं, कालिदास का कौन सा हो जाएगा, आपका मालविका अग्निमित्रम। यहाँ पे भास है, तो भास का आपका हो जाएगा कौन सा, स्वप्ना स्वादन। ठीक है, आपका स्वप्ना स्वादन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चीज जो है अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्वप्ना वासवत्ता है वैसे। ठीक है, यहाँ पे पूरा याद रखना, वैसे मैं उसको अच्छे से लिख देती हूँ तो अच्छे से मेरी राइटिंग में अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, ऐसे करके स्वप्नवास दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता किसका हो जाएगा, यहाँ पर भास का हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। बस आपके 10 क्वेश्चन खत्म और होने वाले हैं, बस आपकी क्लास। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सम्रांगण सूत्रधार में वर्ण चित्रक्रम के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भूमि बंधन, यहाँ पर ये चीज़ आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है, तो बताइएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो बता देते हैं जो है इसका मतलब जो सम्रांगण सूत्रधार में वर्ण चित्रक्रम के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ना, रटने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये है सम्रांगण में वर्ण चित्रक्रम के अनुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चित्रोदृश्य, भूमि बंधन या फिर लेप्यक्रम, अंडक प्रमाण। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। चलते यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पे 91 आपको बताना है कलाओं में चित्रकला का सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया है, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या फिर गरुड़ पुराण। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया है, तो किस में दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहाँ पर दिया है, चित्र सूत्र में दिया है। चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा करी जाती है, ये भी अभी क्वेश्चन आया था। बस यहाँ पर ये है कि भौतिक, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर ली जाती है, बस क्वेश्चन वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करी जाती है किसका हो जाएगा, बिल्कुल आपका उपयोगी कला राइट आंसर हो जाएगा। चलते यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे 93 है, वही चीज़ पूछ रहा है कि यहाँ पे ललित कलाओं का वर्गीकरण 5वां स्थान कौन सा है। देखो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे पहले नंबर पे जो कला है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी काव्य कला हो जाएगी। दूसरे नंबर की कला है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी संगीत हो जाएगी। तीसरे नंबर की कला है यहाँ पर चित्र हो जाएगा। चौथे नंबर की कला यहाँ पर लिखी नहीं है, कौन सी हो जाएगी, आपकी मूर्ति हो जाएगी। पाँचवीं आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी वास्तु हो जाएगी। तो पाँचवीं कौन सी हो जाएगी, आपकी वास्तु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्र सूत्र की रचना का श्रेय किसे जाता है। तो आपको पता ही है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। तो कि यहाँ पर जो जाता है चित्र सूत्र का, तो यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण को जाता है। चलिए तो यहाँ पर ये चीज आपको पता ही होगा, बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पे शिल्प क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो शिल्प है, शिल्प का यहाँ पर किससे संबंधित होता है, कौशल से। कौशल या फिर क्या कह सकते हैं यहाँ पर कुशलता से संबंधित होता है। तो आपको समझ ही होंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कोई भी नहीं है, ये सब गलत है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पर
कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? तो बताइएगा, नाट्यशास्त्र, तिलक मंजरी, कादम्बरी या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो यहाँ पर जो कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर किसमें प्रयोग हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है, देखो कला शब्द का प्रयोग और सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, दोनों ही अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यथार्थवादी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर किसमें हुआ था? नाट्यशास्त्र में हुआ है। अगर कला शब्द का बात करें, कला शब्द का प्रयोग कहाँ, वो कला शब्द कहाँ यूज हुआ है, तो आप ऋग्वेद में बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कला शब्द का परिचय आपको सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आपको मतलब ऋग्वेद में मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 है, विष्णु दत्त पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी थी, ये तो चीज़ बहुत सारा, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, यहाँ पे चित्रसूत्र का जो अध्याय है वो कितने हैं? आपके 9 अध्याय हैं। और 5वां अध्याय आप जरूर याद रखना कि कौन सा हो जाएगा आपका, 6 वृद्धि हो जाएगा, जो 5वां अध्याय है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसका लिखा हुआ है? यहाँ पर मार्कंडेय मुनि का लिखा हुआ है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बस आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, इंतजार आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चित्र लक्षण। यहाँ पे ये तो सभी लोग फिर से बता देंगे, बहुत ही ज़्यादा फिर से आसान आ गया है। तो यहाँ पे नग्नजीत है, नग्नजीत भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं राजा भयजीत। ठीक, तो भयजीत और नग्नजीत तो दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताई है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ललित विस्तार में जो कलाओं की संख्या बताई है वो कितनी बताई है। यहाँ पर 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? यहाँ पर शिल्प शास्त्र, चित्रसूत्र, मानुषी शास्त्र या फिर वेद। तो आपको पता ही है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो मूल भारतीय वास्तुकला है किससे संबंधित हो जाएगा? आपका शिल्प शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा? आपका शिल्प शास्त्र। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर से 101 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना या फिर जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल यहाँ पर हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना राइट आंसर है। चलिए तो यहाँ पे 102 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे 102 कह रहा है, यहाँ पे षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजित प्रच्छा है या फिर जय मंगला है। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर षडंग सिद्धांत किस में मिलता है? बिल्कुल आपका जय मंगला में मिलता है। और यहाँ पर किसके द्वारा मिलता है? यहाँ पे पंडित यशोधर। और यहाँ पर जो व्याख्या करी है वो किसने करी है? यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है इसकी व्याख्या। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या फिर चित्रकला, मूर्ति। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जो किससे संबंधित हो जाएगा? यहाँ पर चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? आपका चित्रसूत्र से लिया गया है। और यहाँ पे चित्रसूत्र में ही जो सर्वोच्च स्थान माना है, यहाँ पर किसका माना है? चित्रकला को ही माना है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कला किस भाषा का शब्द है? ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग बता देंगे, इसको देखते ही क्वेश्चन बता देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, यहाँ पर सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता है। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन वही चीज़ बार बार पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, क्वेश्चन का वही तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सम्रांगण सूत्रधार के जो रचयिता हैं या लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल राजा भोज हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, तो बताइएगा कि किसमें लिखा है, मतलब किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, मार्कंडेय या फिर भरत मुनि या फिर अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर जो है मतलब जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है तो सभी लोग जानते हैं किसने लिखा है कि मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 107 है, यहाँ पे रसमाला किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके सोमेश्वर, सर्वेश्वर, कुमार स्वामी या फिर वात्स्यायन। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे रसमाला जो लिखा है वो किसने लिखा है? यहाँ पर सोमेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पे जो है रसमाला इनका याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कीर्ति कौमुदी भी याद रखना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, रसमाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर है कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो यहाँ पे जो कला का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रामायण में, महाभारत में या फिर ऋग्वेद में या फिर अर्थवेद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कला शब्द का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पर
ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे यथार्थवादी प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर किसमें हुआ है, आपका नाट्य शास्त्र में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका शब्द का प्रयोग मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं 109 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है, तो यहाँ पे मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है, तो या फिर कुषाण काल का है। तो आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसका हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर गुप्त काल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड भी बता देते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 6ठी सदी ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ याद रखना। बाकी इसका गुप्त काल तो पता ही है, तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है इसके इनके लेखक हैं जो रचनाकार हैं वो आपके मार्कंडेय मुनि हो जाएंगे। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 110 है आपका। यहाँ पे शिल्प रत्न के लेखक हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो शिल्प रत्न के लेखक हैं वो सभी लोग जानते हैं, तो किसका हो जाएगा, आपका श्री कुमार का हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की कुल संख्या है, तो आपको बताना है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन तो आप यहाँ पर ऐसे ही बता दो, इन तीनों में ही मिल जाएगा। तो वेदों की संख्या है, सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे 4 हैं, और वेद भी सभी लोग जानते हैं कि कौन से हो जाएंगे आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पे भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, या फिर उत्कर्ष एवं उत्पन्न अंतःकरण की प्रेरणा, या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। तो बताना है सभी यहाँ पे जो भारतीय चित्रकला की विशेषता है, ये आप बिल्कुल भी मत करके आइएगा, सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ वाला बिल्कुल भी मत करके आइएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पे विशेषता नहीं है। विशेषता आपकी कौन सी है, अंतःकरण की प्रेरणा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो, यहाँ पे 113 है। यहाँ पे कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या जो है किसने प्रस्तुत की है, वात्स्यायन, भरत मुनि, लोलट, या फिर यहाँ पर वाणभट्ट हैं। तो बताना है कि कामसूत्र का जो आलेख है इसकी विश्लेषणात्मक जो व्याख्या करी है, तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं वात्स्यायन ने करी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 114 है। 6 वृद्धि पर चर्चा करने वाली यहाँ पे प्राचीन कृति का नाम है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये भी बिल्कुल बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, चित्रसूत्र हो जाएगा। और चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं, 9 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 115 है। यहाँ पर ललित कलाएं मानी गई हैं, तो बताना है आपको ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं। तो सभी लोग जानते हैं ललित कलाएं यहाँ पर 5 मानी गई हैं। ठीक है, कितनी, सॉरी यहाँ पे 5 बोल रही हूँ, 3 पे लगा रही हूँ ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला और मूर्ति कला, और लास्ट आपका स्थापत्य। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं 116 है आपका, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं ललित कला आपका फाइन आर्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको कौन सी कलाएं आती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यहाँ पे 117 है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे 117 है, यहाँ पर बात कर रहे हैं, 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमिलित करिए। तो यहाँ पे धीमान है, नगरजीत, खापुरी, खुर, तो यहाँ पे कुछ संबंधित यहाँ पे शब्द हैं, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे धीमान से संबंधित बात करते हैं। जो धीमान आपका किससे हो जाएगा, आपका तो बिल्कुल आपका पेंटिंग से संबंधित हो जाएगा। नगरजीत की अगर हम बात करते हैं, नगरजीत आपका पता ही है कि यहाँ पर किससे संबंधित है, आपका चित्रसूत्र, सॉरी बोल कुछ रही हूँ, यहाँ पे नगरजीत आपका कौन सा हो जाएगा, आपका चित्रसूत्र हो जाएगा। धीमान आपका पेंटिंग हो जाएगा। खापुरी तो मैंने आपको मंदिर में पढ़ाया ही था, तो खापुरी आपका किससे हो जाएगा, लिंगराज मंदिर। और यहाँ पे खुर आपका किससे हो जाएगा संबंधित, आपका जगती से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 कह रहा है यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो प्राचीन भारतीय का क्या है, ये मतलब दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम, दृश्य और मंचीय, तो ये बिल्कुल 1 मिनट, यहाँ पे दृश्य और मंचीय यहाँ पर तो बिल्कुल होगा ही नहीं कि विशालतम प्राचीन भारतीय नाट्य है, तो ऐसे तो नहीं है। चलिए, तो हमें ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम और नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जब ए ही गलत आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऐसा है, तो यहाँ पे इससे संबंधित है। तो जब ए ही गलत हो जाएगा तो आर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों ही आपके सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119, बस आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट है तो यहाँ पर आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्रत संहिता के लेखक हैं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, कि आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे भी आपका कल एक दिन डिले हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे व्रत संहिता के लेखक है, तो सभी लोग जानते हैं कि व्रत संहिता के लेखक कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर बारहमीर हो जाएंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों का कालक्रम बताइएगा। फिर से कालक्रम आ गया है, तो ये चीज़ मैं तो आपको बता ही दिया था। अगर हम यहाँ पर व्रत संहिता की बात करते हैं, देखो इसका ऑप्शन पहले बता देते हैं कौन सा राइट है, तो सभी लोग आप मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, ये तो ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम व्रत संहिता की बात करते हैं, तो व्रत संहिता किसका हो जाएगा, आपका छठी सदी हो जाएगा। ठीक है, छठी सदी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कादम्बरी का, तो कादम्बरी का कौन सा हो जाएगा, आपका सातवीं हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अभिनव भारती का कौन सा हो जाएगा, आपका किसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 10वीं हो जाएगा। और पंचदशी का कौन सा हो जाएगा, आपका मतलब 14वां। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही याद रखिएगा, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ उसको याद रखिएगा। शताब्दी आप जरूर याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में सीक्वेंस में लगाने को आता है, पीजीटी के एग्जाम में आता है। चलिए, तो यहाँ पे और नेट के भी एग्जाम में आता है। तो कला किस भाषा का शब्द है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। देखो फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कला जो भाषा है वो किस शब्द का रूप है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका मतलब संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं, बस आपका क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इससे पहले मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको शुरू से, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट लास्ट में ज्वाइन होता है तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर वीडियो देखिएगा। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर है, आपको बात करनी है कि कहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है, तो आप बताना है कि कौन सी है। द प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग है, तो आपको बताना है कि ये किसकी है, तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल एच बॉड्रिक की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द प्री हिस्टोरिक इंडिया है, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी हो जाएगी, पिगार्ड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, स्टुअर्ट पिगार्ड की हो जाएगी। द स्टोरी ऑफ आर्ट की अगर हम बात करेंगे तो किसकी हो जाएगी, आपकी G.H. ग्रॉम्ब्रिज की हो जाएगी। देखो ये वाली ग्रॉम्ब्रिज वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द स्टोरी ऑफ आर्ट वाली ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, G.H. ग्रॉम्ब्रिज की हो जाएगी। ठीक है, द आर्ट ऑफ इंडिया है, अगर देखो मैंने यहाँ पर पुस्तक भी लिखवा रखी है, पुस्तक भी इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये द आर्ट ऑफ इंडिया है, तो एक ही लास्ट बची, तो बिल्कुल आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी स्टेला क्रैमरिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बाकी 2 ही नंबर लिख के हुए थे, बाकी सब लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 124 है। यहाँ पे 124 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कि धीमान किससे संबंधित है, आपको पता ही है ये चीज़, अभी बिल्कुल क्वेश्चन आया था। तो धीमान आपका किससे बताया था मैंने आपका, तो यहाँ पे पेंटिंग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगर नग्नजीत की बात करती है तो नग्नजीत किससे संबंधित है, आपका चित्रसूत्र हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। खापुरी की अगर आप बात करते हैं तो खापुरी का आपको हो जाएगा आपका लिंगराज मंदिर। ठीक है, लास्ट आपका कौन सा है, खुर, तो खुर आपका हो जाएगा किससे संबंधित, मतलब हो जाएगा आपका जगती से हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा, जगती। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। दीमान आपका पेंटिंग, नग्नजीत आपका कौन सा हो जाएगा, चित्रसूत्र हो जाएगा। खापुरी आपका कौन सा हो जाएगा, लिंगराज मंदिर। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 पे पढ़ते हैं। चौर पंचाशिका का श्रेष्ठ चित्र है, तो यहाँ पे आपको बताना है चौर पंचाशिका का चित्र बताना है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो चौर पंचाशिका का जो ग्रंथ का जो श्रेष्ठ चित्र है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका चंपावती विल्हड़ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मतलब जो चौर पंचाशिका विल्हड़ जो कवि है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 11वीं सदी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको सदी बता दी हैं उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 की बढ़ते हैं। 126 कह रहा है यहाँ पर कौन सा वो मतलब जो ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, एक मिनट यहाँ पर छोटा करती हूँ। कौन सा मूल ग्रंथ जो बौद्ध मूल ग्रंथ है कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों में अस्तित्व का वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो बौद्ध मूल ग्रंथ है यहाँ पे कई इमारतों से यहाँ पे चित्रित आकृतियों को अस्तित्व वर्णन करता है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखो यहाँ पे तो सब लोग जानते हैं कि ये बौद्ध मूल ग्रंथ यहाँ पे 3 है, तो सभी लोग जानते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मूल ग्रंथ है यहाँ पे जो कई इमारती में जो चित्रित आकृतियों में अस्तित्व का वर्णन करता है, तो आपको कौन सा हो जाएगा,
विनय पिटक हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 पे बढ़ते हैं। चौर पंचाशिका, देखो फिर से आ गया है यहाँ पे चौर पंचाशिका। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो चौर पंचाशिका किसका है, यहाँ पर विल्हड़ का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चीज़ है बाकी ये काम सूत्र का हो जाएगा, यहाँ पे सब लोग याद रहे, बाकी तो सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है, वैदिक, वडिका, नागर या फिर मिश्र। तो यहाँ पर आप इस लोग जानते हैं कि यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यहाँ पे 4 प्रकार के आपके चित्र बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा वैदिक, और कौन सा हो जाएगा, एक नागिर हो जाएगा, और आपका मिश्र हो जाएगा, और चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से हो जाएगा, सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। ठीक है, जो आपका पहला नंबर है सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र, लेकिन हमारा वडिका नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका वडिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वडिका आपका रंग। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास हैं, बाणभट्ट, दंडी हैं या फिर भवभूति हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचयिता हैं, तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल कालिदास हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 130 पे बढ़ते हैं। मेघदूत की रचना किसने करी है, तो सभी लोग जानते हैं मेघदूत तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग जानते हैं ये भी किसका हो जाएगा, आपका कालिदास का हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बस आप ये इंतजार खत्म ही होने वाला है, आपका खत्म हो गया है। यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी के अनुवाद किसने किया है, पर्सी ब्राउन है, स्टेला क्रैमरिश है, रॉबर्ट क्लाइव है या फिर जेम्स फर्ग्यूसन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको बताया ही था कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, यहाँ पे सबसे पहले किया था स्टेला क्रैमरिश ने किया था, फिर उसके बाद में किसने किया है, यहाँ पे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया है। ठीक है, तो इसको भी दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पर कह रहा है कि ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं। तो ये भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे बार बार एग्जाम में आते हैं, बस उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका था। यहाँ पे ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्मा के जो 4 मुख किसके प्रतीक है, तो यहाँ पे 4 वेदों के हैं। तो 4 वेद तो सभी लोग जानते हैं कि 4 वेद कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ बढ़ते हैं। वेदांगों के क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे जो वेदांग हैं, यहाँ पे क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे वेदांग पढ़े होंगे आपने, कौन से, यहाँ पे शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ रटने वाली चीज़ है, तो आपको रटना पड़ेगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं। तो यहाँ पे अग्नि, यम, यंत्र, शक्ति है, यहाँ पर आपको बताना है ये चीज़ भी। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अग्नि, यम, इंद्र, शक्ति हो जाएगा, या फिर वायु, कुबेर, सूर्य, शिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 135 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे 135 कह रहा है चारों वेदों में गयात्मक है, यानी कि जो लिरिकल है, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लगता है कि लिरिकल, ऐसे करके भी लिख सकता है, यहाँ पे लिरिकल है। ठीक है, या फिर तो इंग्लिश में तो सभी लोग जानते हैं लिरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन ही नहीं चल रहा है, लिरिकल। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। लिरिकल है तो यहाँ पे गयात्मक वेद कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका सामवेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है। यहाँ पे वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है। गायत्री मंत्र, शिव स्रोत, यहाँ पे शक्ति मंत्र है, यहाँ पे तंत्र मंत्र। तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, आपका गायत्री मंत्र हो जाएगा। और गायत्री मंत्र आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पर ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 137 पे बढ़ते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं। देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि संचारी भाव और क्या कहते हैं, संचारी और क्या कहते हैं आपका व्यभिचारी, और जितना भी है, मैं हमेशा व्यभिचारी बोल देती हूँ। यहाँ पे जो 49 है, यहाँ पे जो भाव की संख्या है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 49 है। अगर यहाँ पे किसकी बात करते हैं, स्थाई भाव, अगर स्थाई भाव की बात करेंगे तब भी आपके 8 होगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पे संचारी भाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 33 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जो लास्ट है आपका सात्विक भाव, तो सात्विक भाव कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, सात्विक और संचारी ये दोनों ही कितने हैं, 8 हैं। और आपका जो लास्ट है कौन सा, आपका जो संचारी भाव है, तो उसको संचारी को याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे 33, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया, तो सभी लोग जानते हैं 33 ही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 138 है, यहाँ पे संचारी भाव का संबंध किससे है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये तो बिल्कुल अभी आया है, तो यहाँ पे बिल्कुल किससे हो जाएगा? आपका रस से संबंधित हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 139 पे बढ़ते हैं, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ऋग्वेद है, अथर्ववेद या आयुर्वेद है या फिर सामवेद। तो आपको बता देते हैं कि आपको कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद ये अथर्ववेद का ही भाग है, ठीक है। ये किसका भाग है? आपका अथर्ववेद का ही भाग है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आपका इंतजार खत्म, आपकी बारी खत्म। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हो गई है। चलिए तो यहाँ पे बस थोड़ी ही बचे हैं 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अभिकथन है जो ये है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका? अभिकथन है यह सर्वमान्य है कि भाव रस, यहाँ पे बी से मतलब नहीं है, ठीक है। भाव रस परस्पर संबंध है, बिल्कुल संबंध है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करता है। तो बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका? तो ए और आर दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर 141 है, यहाँ पे इंडो आर्य का कौन सी भाषा है? तो बताइएगा। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि कौन सी भाषा हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यहाँ पे वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? बताइएगा कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। और वेद हमारा क्या है? प्राचीन है। तो बिल्कुल आपका संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति संबंधित यहाँ पर कथा का वर्णन मिलता है चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, कामसूत्र, रामायण। तो बताइएगा इसका जो कहाँ पर मिलता है? जो पौराणिक रूप से जो चित्रकला की उत्पत्ति का संबंधित कथा का वर्णन मिलता है तो बिल्कुल किसे मिल जाता है? आपको चित्रलक्षण में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसमें मिल जाएगा? चित्रलक्षण। तो चित्रलक्षण किसकी है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अग्निपुराण। अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहा है? बताइएगा कि देवता, भगवान, योगी, महर्षि। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पे जो अग्निपुराण में कलाकार को यहाँ पर जो क्या कहा है? योगी कहा है। जो योगी है वो एक कलाकार है। बात करते हैं यहाँ पे चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? तो बताइएगा रूप, भेद, शिल्प या फिर आलेख या फिर रचनात्मक। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो चित्रकला का प्राचीन नाम है तो यहाँ पर किस में है? यहाँ पर शिल्प है। तो यहाँ पे आपको ब्राह्मणी की और श्रुति में मिल जाएगा, आपको रामायण में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शिल्प से संबंधित जो यहाँ पे जो कला है, जो से मतलब जो बोला गया है उनको क्या बोलते हैं? शिल्प। और शिल्प क्या होता है? आपका कौशल होता है, ठीक है। कौशल होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, यहाँ पर 146 है। यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो बताइएगा कि किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था? दशरथ, सीता, हनुमान, लक्ष्मण। तो बिल्कुल यहाँ पर राम है, तो यहाँ पर सीता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, बस आपकी यहाँ पर क्लास पूरी खत्म हो रही है। तो किस वेद के चमड़े पर यहाँ पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा राइट आंसर है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर मेरे देखो 1 के हो गए हैं सबके लिए, बहुत बहुत मतलब आप लोग की वजह से ही हुए हैं। अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं हूँ खुश, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि ठीक है कि चलो जल्दी कोशिश करेंगे कि आप लोग की लाइव क्लास लेंगे तो आप लोग के सामने आराम से बात भी करने को मिलेगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपकी क्लास बस यहीं पर ख़त्म होती है। बस आप लोगों ने बहुत अच्छा से आंसर दिए हैं, सब लोग को बहुत अच्छी लगता है, बहुत अच्छी तैयारी है। पता नहीं किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पे, लेकिन इतनी सीट कम है तो यहाँ पर तो किसी को तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग बहुत अच्छी सी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सबका ही सिलेक्शन हो, अच्छे से हो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन। फिर मिलते हैं यहाँ पे आपका 2 बजे जो क्लास होती है, जैसी थ्योरी की क्लास होती है वैसे ही मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू अगेन एंड गुड नाइट एवरीवन।